हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको अगर आप ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने घरों में टेलीफोन की वायर्स देखी हैं, ठीक है, वो जो टीवी में जो यूज़ होती है वायर्स वो भी देखी हैं, क्योंकि उसमें जो सिग्नल जो हम ट्रांसमिट करते हैं विदाउट लॉस इंटेंसिटी, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो जब हम डिटेल में ऑप्टिकल फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या इसका यूज़ है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो मीडियम, सेम ही मीडियम में जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक फर्स्ट कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो लाइट है वो डेंसर टू रेयरर मीडियम में जानी चाहिए। समझ में आ रहा है आपका? कि जो लाइट है वो हमारी कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, ना कि रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है। क्योंकि फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ जानी चाहिए? डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपके पास एक डायग्राम यहाँ पर बना रही हूँ। ये हमारे पास एक डायग्राम है, तो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये देखेंगे इस डायग्राम में क्या हो रहा है। ये क्या है? इंटरफेस है। इंटरफेस में क्या होता है? इंटरफेस, यहाँ पर दो मीडियम आपस में सेपरेट हो रहे हैं। ये जो ऊपर वाला मीडियम है ये रेयरर मीडियम है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है। और ये जो नीचे जो मीडियम है, हो सकता है ये वाटर है, ग्लास है, कुछ भी हो सकता है। नीचे वाला जो मीडियम होगा वो क्या है? डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहली कंडीशन ये बता दी है कि जो लाइट है वो कहाँ से कहाँ ट्रेवल कर रही है, वो हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम जा रही है। डेंसर, तो ये मैं बता रही हूँ डायरेक्शन। जब भी यहाँ से नॉर्मली जो रे ऑफ लाइट फॉल करेगी नॉर्मली, तो वो यहाँ से ऐसे ही सीधी बाहर को क्या हो जाएगी? ट्रांसमिट हो जाएगी। क्योंकि जो ये अब आपके पास ग्लास भी हो सकता है, मैं भी इसको ग्लास ही ले रही हूँ, ठीक है, ग्लास ही हम ले रहे हैं। ये नीचे ग्लास है और ऊपर क्या है? एयर है। और इन दोनों मीडियम को जो सेपरेट करने वाली जो लाइन है उसको हम इंटरफेस कह रहे हैं। क्योंकि इंटरफेस यहाँ पर दोनों मीडियम आपस में क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। यहाँ से इससे ऊपर एयर है, इससे नीचे ग्लास है। या तो इसको वाटर ले लो या तो ग्लास ले लो, पर अभी मैं इसको फिलहाल ग्लास ही ले रही हूँ। तो जो रे ऑफ लाइट कहाँ से जा रही है? डेंसर टू रेयरर मीडियम में जा रही है। तो इस रे ऑफ लाइट को हम देख रहे हैं क्योंकि ये नॉर्मली इसके ऊपर फॉल कर रही है, तो नॉर्मली जो रे ऑफ लाइट पास होगी वो सीधी क्या चली जाएगी? रेयरर मीडियम में सीधी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चली जाएगी। डेंसर से रेयरर में चली गई, बिल्कुल नॉर्मली पास हो गई और स्ट्रेट बाहर निकल गई। क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? डेंसर और ये क्या है? रेयरर। और नॉर्मली जब भी रे ऑफ लाइट फॉल करती है तो वो बिल्कुल सीधी क्या हो जाती है? वो बाहर पास आउट हो जाती है। क्योंकि नॉर्मली के केस में हमें पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करती है। अगर आपने पूरा डिटेल में स्टडी किया है तो आपको पता है। तो ये तो नॉर्मली यहाँ से पास होगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि किसी एंगल पर जब रे ऑफ लाइट यहाँ पर फॉल करेगी इस इंटरफेस के ऊपर, जहाँ पर रेयरर और डेंसर मीडियम आपस में क्या हो रहे हैं? सेपरेट हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बता दिया ये B पॉइंट है, ये A और ये B। तो यहाँ पर ये नॉर्मल मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ, नॉर्मल। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा इसका I, क्योंकि जो लाइट है वो हमारी डेंसर टू रेयरर जा रही है। तो अब आपको पता है कि डेंसर टू रेयरर जब भी रे ऑफ लाइट जाएगी तो इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्योंकि ये तो लाइन क्या है? ये नॉर्मल है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन, अब डेंसर टू रेयरर रे ऑफ लाइट जा रही है तो रिफ्रैक्शन हो जाएगी ये वाली रे ऑफ लाइट O से लेकर B। तो रिफ्रैक्शन के केस में
इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये इस तरह बेंड हो जाएगी ये वाली रे ऑफ लाइट, ये बी डैश, बी डैश। तो ये एंगल आई था यहाँ पर, और वैसे ही आप ऊपर बना देंगे एंगल आर, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये आपके पास कौन सा एंगल बन जाएगा यहाँ पर, एंगल आर। नेक्स्ट के केस में जब आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ाया, थोड़ा सा आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, आपने इंक्रीज किया, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज, तो अगेन यहाँ पर पता है कि नॉर्मल यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है और ऊपर रेयरर मीडियम है। अगेन डेंसर टू रेयरर, इट बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये एंगल यहाँ पर, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा यहाँ पर, तो अब ये रे ऑफ लाइट और बेंड हो गई, ये इसको मैं जी पॉइंट दे रही हूँ और ये जी डैश, क्योंकि आई एंगल को मैंने बढ़ा दिया तो रे ये और बेंड हो रही है, इंटरफेस की तरफ यहाँ पर बेंड हो रही है। तो क्या हो रहा है, तो जो रे है, जैसे ही मैंने इंसिडेंस एंगल को मैंने बढ़ाया, तो जो रिफ्रैक्टेड जो रे है वो बेंड हो रही है टुवर्ड द इंटरफेस, ठीक है। और इस केस में फिर नेक्स्ट अगेन मैंने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या किया, और बढ़ाया मैंने नेक्स्ट के केस में, और यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब क्या हुआ स्टूडेंट्स, यहाँ पर जब मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने बढ़ाया, तो ये जो रिफ्रैक्टेड जो रे थी वो बिल्कुल इंटरफेस के ऊपर लाई कर दी यहाँ पर, जैसे इसको मैं ई पॉइंट दे रही हूँ नाम, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पर लाई कर रही है। तो अब ये एंगल है, ये रिफ्रैक्शन वाला जो एंगल है बिल्कुल 90 डिग्री, नॉर्मल के साथ बिल्कुल 90 डिग्री। तो द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम्स 90 डिग्री। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल हो जाएगा। ये जो एंगल होगा ये कौन सा एंगल बन जाएगा, अब क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि जो रिफ्रैक्शन जो एंगल था वो कितना बन गया है, 90 डिग्री बन गया है। 90 डिग्री जब बन गया तो ये इंसिडेंस एंगल को ये अब हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल, क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। और स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि जो क्रिटिकल एंगल जो ग्लास के लिए होता है, ये मैंने ग्लास लिया है, तो क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 डिग्री होता है, 42 डिग्री होता है ग्लास के लिए। तो यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन जो एंगल है 90 डिग्री हो गया, तो उस केस में जो इंसिडेंस एंगल होगा वो ही क्रिटिकल एंगल बन गया, क्योंकि क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए कितना होता है, 42 डिग्री। 42 डिग्री पर यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अब जो नेक्स्ट जो क्या होगा, अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब क्रिटिकल एंगल ग्लास के लिए 42 डिग्री है। अब 42 डिग्री से थोड़ा सा भी बड़ा अगर ये एंगल हो गया, कौन सा एंगल, इंसिडेंस एंगल, ये नॉर्मल है। अब 42 डिग्री से बड़ा हो गया, 43 हो गया, मान लो ये एंगल 45 हो गया, समझ लो 42 से बड़ा अगर एंगल होगा, ठीक है, 42 डिग्री से अगर बड़ा एंगल हो जाएगा, ये 42 डिग्री है। नेक्स्ट जो क्रिटिकल इंसिडेंस एंगल है वो 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो गया। तो उस केस में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो लाइट होगी वो रिफ्रैक्शन में तो जाएगी ही नहीं, मतलब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी नहीं, वो सेम ही मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहीं पर इसी मीडियम में वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अंदर ग्लास में ही लाइट ट्रेवल करेगी। तो अब आपको पता लग गया होगा कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब रिफ्रैक्शन एंगल 90 डिग्री होगा तो उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो क्रिटिकल एंगल होगा। और ग्लास के लिए जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी होती है, 42 डिग्री होगी। जो नेक्स्ट जो रे ऑफ लाइट जब थोड़ा सा भी एंगल
यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू अगर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगी तो वो सेम ही मीडियम में लाइट ट्रेवल कर जाएगी। सेम मीडियम, अगर ग्लास है तो ग्लास में ही लाइट अंदर रिफ्लेक्ट करेगी सेम मीडियम में। तो यही केस हमारा स्टूडेंट्स ऑप्टिकल फाइबर के केस में भी होता है। और जैसे हमने जो वायर्स देखी होती हैं, जो टेलीफोन वायर्स होती थी, ठीक है, और साथ में हम ये जो आप घरों में टेलीविज़न हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, जो वायर हम अपने टीवी में यूज़ करते हैं, उसमें भी क्या हो रहा है, ये सिग्नल ही क्या हो रहा है, ये पास हो रहा है। क्योंकि जो सिग्नल इसमें ट्रांसमिट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। उससे क्या होगा, जो लॉस ऑफ सिग्नल होगा वो बिल्कुल कम होगा, TIR होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल क्या होगा, हमारा पास होगा। ऐसा नहीं है कि वेस्ट हो रहा है, क्योंकि जब हम ऑप्टिकल फाइबर के बारे में स्टडी करेंगे तो जो ऑप्टिकल फाइबर जो वायर होती है उसमें जो सिग्नल जो पास होता है वो इसके ऊपर डिपेंड करता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो लाइट है वो हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी। अब जो वाटर का केस है, वाटर में जो हम क्रिटिकल एंगल लेते हैं वो 48 डिग्री लेते हैं। जैसे ही 48 डिग्री, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 48 डिग्री है और रिफ्रैक्शन एंगल अगर 90 डिग्री हो गया है तो वही एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल होगा। और नेक्स्ट जो इंसिडेंस एंगल होगा, अगर थोड़ा सा 50 डिग्री भी हो गया, 49 डिग्री भी हो गया, तो जो अब जो लाइट होगी वो रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, वो सेम ही मीडियम में क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब जो लाइट है, लाइट जो होगी वाटर में, वो वाटर में ही क्या करेगी, वो ट्रेवल करेगी। ऐसा नहीं है कि उसमें एयर में जो लाइट है वो पास हो जाएगी, नहीं होगा ऐसा। तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये बता दिया कि जो लाइट होगी वो हमेशा डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी, तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि रेयर से डेंसर आ रही है लाइट, यहाँ देख रहे हैं आप डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस की जो वैल्यू होती है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्रिटिकल एंगल हमें पता लग गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू विच रिफ्रैक्शन एंगल बिकम्स 90 डिग्री, ये 90 डिग्री बन गया। तो इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को ही हम क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्रिटिकल एंगल वाटर के लिए 48 डिग्री है। अब जो नेक्स्ट जो एंगल होगा, अगर वो 48 डिग्री से ज़्यादा यहाँ पर लाइट क्या हो गई, फॉल हो गई इंटरफेस के ऊपर, तो अब जो लाइट है वो हमारी रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, अब वो सेम ही मीडियम में, अगर वाटर है तो वाटर में ही वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। तो अब हमें स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि कंडीशंस क्या होती हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि द लाइट शुड ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया। तो अब स्टूडेंट्स जैसे ये सेकंड मीडियम है और ये फर्स्ट मीडियम है, तो जो लाइट होगी वो सेकंड से फर्स्ट में जा रही है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ सेकंड टू फर्स्ट हमारी जो लाइट है वो जा रही है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो ये क्योंकि सेकंड से फर्स्ट में जा रही है मतलब डेंसर टू रेयर मीडियम, तो साइन ऑफ एंगल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ आर, स्नेल्स लॉ हमें पता है। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, सेकंड टू फर्स्ट मीडियम आप लिखेंगे व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होगा, क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा जब रिफ्रैक्शन एंगल कितने के बराबर हो गया, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही हमारा क्रिटिकल एंगल होगा जब रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं यहाँ पर पुट कर सकती हूँ, तो साइन आई की जगह मैं साइन सी लिख दूँगी और यहाँ 90 डिग्री, तो ये साइन 91 होगा, तो ये साइन सी। और साथ में हमें ये भी पता है, ये पीछे हमने प्रूव किया है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी वाला केस हमने ये किया है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1,
तो इसको मैं 1/2n1 और साथ में 1n2, 1/2n1 ये साइन c। तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्रिटिकल एंगल 1/1n2। अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू हमें पता है तो हम क्रिटिकल एंगल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखेंगे इसको, क्योंकि सेकंड मीडियम से हम फर्स्ट में जा रहे हैं, तो ये साइन ऑफ एंगल I अपॉन साइन ऑफ एंगल R आपको पता ही है। ये कौन सा स्नेल्स लॉ हमने अप्लाई किया है। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर कब होता है, जब रिफ्रैक्शन एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर आपने पुट कर दिया, I की जगह आप C पुट कर देंगे और R आपका 90 है तो साइन C के बराबर आ गई वैल्यू। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी में हमने किया है कि 2n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, ये 1n2 इसको मैं ऊपर ले गई हूँ और इसको मैं डिनोमिनेटर में ले आई हूँ यहाँ पर। तो 1n2 इसको 1/2n1, 2n1 हमारे पास क्या है, साइन c के बराबर है। 2n1 साइन c के बराबर है और साइन c के बराबर जब है आपके पास तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर साइन c और साइन c को मैं ऊपर भी ले जा सकती हूँ, तो इसको हम इसको एज इट इज़ ऐसे भी कर सकते हैं। तो बिल्कुल इजी टॉपिक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। ओके।